लास्ट क्लास में हमने बात की अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डायगोटिक सेल, और उसमें भी हमने सिर्फ और सिर्फ बात करती किसकी, इंट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करती कि जो वीसीआर है वो लगातार डिवीजन करेगी, अंदर की तरफ डिवीजन रेट ज्यादा होगा, नियर अबाउट 8 to 10 टाइम्स, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है। ठीक है, तो बाहर की तरफ किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर एक प्रोसेस आता है दैट इज द ओब्लिटरेशन। ये ओब्लिटरेशन क्या है, ओब्लिटरेशन एक बार फिर से देखते हैं उस चीज को। ये आपकी दिस वन इज द पेरिसाइकिल, यहां पर फॉर्मेशन हो गई थी किसकी, कंप्लीट बीसीआर की फॉर्मेशन हो गई थी। यहां पर कुछ ऐसी इलोंगेटेड सेल थी, जो इलोंगेटेड जो सेल थी बीसीआर में, उसको हमने क्या नाम दिया था, these are the fusiform cells and short cells are known as the ray initial cells। कौन कौन रे इनिशियल सेल बोलते हैं। तो जो लार्ज साइज की सेल्स हैं these are the fusiform and the small size cells are known as the ray initial cells। तो ये जो स्मॉल साइज सेल है these are the रे इनिशियल सेल, जो लार्ज साइज की these are the फ्यूजिफॉर्म सेल। यहाँ पर क्या था बेटा, वस्कुलर बंडल थे आपके जाइलम ऑफ दे होता, इस तरीके से होंगी। तो ये वस्कुलर बंडल है, नीचे की तरफ क्या था, प्राइमरी जाइलम, और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो गई थी तो इन्होंने डिवीजन करके नीचे की तरफ किसकी फॉर्मेशन करी थी, सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन करी। लेकिन तब सेकेंडरी जाइलम बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, तो ये जो छोटी वाली जो सेल है, जो रे इनिशियल सेल है, वो इसी मैनर में क्या करेगी बेटा, डिवाइड करेगी, वो इसी तरीके से छोटी छोटी सेल्स देगी। ये जो सेल है रे इनिशियल सेल बेटा, वो इसी मैनर में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, वो नीचे की तरफ छोटी छोटी सेल्स देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रेज की जैसी अपीयरेंस होगी। ठीक है, पहले जो सिंपल था उसको हमने क्या बोला था, मेडुलरी रे या फिर प्राइमरी मेडुलरी रे बोला। लेकिन जो ये छोटी सेल है जो बीच में प्रेजेंट है, रे इनिशियल सेल है, तब ये डिवीजन कर रही है तो यहाँ पर छोटी छोटी रेज और बनने लगी है। तो मेडुलरी रे के अंदर छोटी छोटी रेज आ गई, जिनको हम क्या नाम देंगे, दे आर द सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये जो सिंपल था टिश्यू पहले वाला जिसमें था प्राइमरी मेडुलरी, लेकिन तब वीसीआर ने डिवीजन किया तो ये रे इनिशियल सेल बाहर की तरफ डिवाइड करेगी और अंदर की तरफ डिवाइड करेगी। तो ये जो रेज बनी है, नाउ दीज आर नोन एज द सेकेंडरी मेडुलरी रेज। क्या बनी, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इसमें हमने बोला था कि जाइलम रेज और फ्लोएम रेज, वो दो चीजें बनी। अब नीचे की तरफ कौन सा टिश्यू बन रहा है, नीचे की तरफ टिश्यू बनता जा रहा है आपको कौन सा, सेकेंडरी जाइलम बनता हुआ, दिस वन इज द सेकेंडरी जाइलम। नीचे की तरफ आ गया आपका सेकेंडरी जाइलम। फ्यूजिफॉर्म सेल्स डिवाइड करेगी, लगातार यहाँ पर नई सेल देगी अंदर की तरफ, जिससे यहाँ पर फॉर्मेशन होगी किसकी, सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन होगी। और बेटा जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो प्राइमरी जाइलम को कहाँ पर धकेलेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा। तो जिसकी वजह से पित्त का साइज जो पहले बड़ा था वो भी क्या होता जाएगा, छोटा होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि बाहर से सेकेंडरी जाइलम
नीचे की तरफ इसको धकेलने लगेगा, तो ये धकेलेगा तो ये कहां पर आ जाएगा, नीचे। तो ये पूरा का पूरा रीजन, कंप्लीट रीजन इससे ऑक्यूपाई हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम से ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो दिस वन इज द सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। अब बीच में यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, वही जो प्राइमरी जाइलम के जो स्पॉट थे, पैचेस थे, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पिच का साइज बेटा क्या हो चुका है, शॉर्ट, छोटा हो चुका है। तो दीज आर द स्पॉट ऑफ द प्राइमरी जाइलम। अंदर की तरफ जितना भी ये बना है सेकेंडरी जाइलम, दैट इज नोन एज द वुड। सेकेंडरी जाइलम को क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं। तो दिस वन इज द सेकेंडरी जाइलम नोन एज द वुड। इस वीडियो में हम आएंगे कि वुड के टाइप कौन कौन से हैं, सैप वुड एंड द हार्ड वुड। लेकिन पहले आते हैं ओब्लिक। अंदर की तरफ मास पर, बाहर की तरफ बेटा क्या होगा, यहाँ पर नया टिश्यू ऐड होगा। बाहर की तरफ क्या था, प्राइमरी फ्लोएम था। अभी बाहर की तरफ तब सेकेंडरी फ्लोएम बना, इसने डिवीजन करके बाहर की तरफ क्या बना दिया, सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया, ठीक है। तो दिस वन इज द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज नोन एज द बास्ट। क्या बोलते हैं इसको, बास्ट। तो तब ग्रोथ होगी, तब टिश्यू ऐड होंगे, तो ये बाहर की तरफ क्या करेंगे बेटा, प्रेशर अप्लाई करेंगे। और बाहर ये प्रेशर किस पे लगेगा, प्राइमरी फ्लोएम पे लगेगा। तो प्राइमरी फ्लोएम कैसे, सॉफ्ट या फिर लिविंग टिश्यू। तो प्रेशर लगने की वजह से जो प्राइमरी फ्लोएम थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्रश डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो प्राइमरी फ्लोएम का टूट जाना प्रेशर लगने की वजह से, दैट इज नोन एज द ओब्लिक टिश्यू, है ना। Crushing down of the primary phloem due to the pressure when secondary growth take place, that is known as the oblique. इस secondary growth होने पर primary phloem का टूट जाना या फिर compress हो जाना, वो क्या कहलाता है आपका oblique disease। compressed होगा क्योंकि वो कैसे soft है, primary है, उसमें 3 living और एक है dead cell, तो soft होने की वजह से वो क्या करेगा, टूटेगा। तो primary phloem का क्रश डाउन होना, टूट जाना या सिकुड़ जाना, that is known as the oblique disease। जी फिर जो प्राइमरी जाइलम था वो कंप्रेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ये जाइलम है, जाइलम में 3 डेड सेल होते हैं और एक लिविंग। फ्लोएम में 3 क्या है, लिविंग और एक क्या है, ठीक है। तो चीजें उल्टी है। तो ये जो प्राइमरी जाइलम वो कैसा है, हार्ड नेचर का है, और जो प्राइमरी फ्लोएम है वो कैसा है, सॉफ्ट नेचर का। और सॉफ्ट नेचर के होने की वजह से वो हो गया कंप्रेस। क्लियर है चीज बेटा। तब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो अंदर की तरफ जितना भी टिश्यू ऐड हुआ है वो सारा का सारा क्या कहला रहा है, सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम को हमने क्या बोला था, सेकेंडरी जाइलम नोन एज द वुड, उसको हम वुड बोलते हैं। अब वुड भी बेटा 2 टाइप है। देखो बाहर से लगातार टिश्यू अंदर की तरफ ऐड होने लग रहा है, तो अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा या नहीं लगेगा, जो वुड है वो अंदर की तरफ टाइटली पैक होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि बाहर से लगातार टिश्यूज को फोर्स करने लग रहा है अंदर की तरफ। तो जो भी सेल आने लग रही है वो लगातार अंदर आके टाइटली क्या होने लग रही है, पैक होती है। तो कुछ ऐसे दिखाई देगा कि जो सेंट्रल रीजन है वो कैसा हो गया, टाइटली पैक हो गया और डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देगा। और जो बाहर का रीजन है बेटा वो कैसा है, थोड़ा सा लाइट कलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैप वुड बोलते हैं। तो 2 तरह की वुड बनेगी, कि जो बाहर की तरफ है, जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ अभी वुड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बाहर की तरफ है बीसिया, जो डिवीजन करके लगातार अंदर क्या देगी, सेकेंडरी जाइलम देगी। ये आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है दिस वन इज द वुड। इसके जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज द सैप वुड, और जो ये सेंट्रल पार्ट है दैट इज नोन एज द हार्ड वुड। दोनों टाइप किसके हैं,
सेकेंडरी जाइलम की भी टाइप। लेकिन एक बाहर की तरफ है जो लूजली अरेंज होगी तो थोड़ी लाइट कलर की दिखाई देगी, जिसको हमने क्या बोल दिया है, सैफवुड बोल दिया है। एक वो है जो बीच में जो टाइटली पैक है, जो डार्क ब्राउन कलर की हो गई है, उसको हमने क्या बोल दिया है, हार्डवुड बोल दिया। लेकिन ये दोनों टाइप है किसकी, सेकेंडरी जाइलम में फिर वुड की। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, हमें दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने में कि क्या क्या डिफरेंस होंगे। तो एक तरफ लेते हैं हम सेकेंडरी सॉरी सैफवुड और एक तरफ लेते हैं हम हार्डवुड। एक तरफ है हार्डवुड। सैफवुड कहां पर होगा, बाहर की तरफ या फिर सेंटर में, बाहर की तरफ जो लाइन, तो दिस वन इज द प्रेजेंट आउटसाइड, आउटसाइड या फिर पेरिफेरल साइड पे प्रेजेंट। लाइट कलर का होगा या फिर डार्क, लाइट इन कलर, लाइट। लूजली अरेंज या फिर टाइटली पैक, लूजली अरेंज। अगर लूजली अरेंज है तो डेंसिटी हाई या फिर लो, हल्की या फिर भारी, हल्की होगी राइट, तो लो डेंसिटी। इंसेक्ट इसके ऊपर इजीली अटैक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, यानी कि इंसेक्ट के लिए ये प्रोन होगा या फिर नहीं होगा, सेंसिटिव होगा। तो इंसेक्ट कैन अटैक। क्या इसको टिम्बर में फर्नीचर फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवुड भाई कमजोर है, हल्की है, टूट जाएगी, तो हम इसको टिम्बर या फिर फर्नीचर फॉर्मेशन में यूज नहीं करते, तो डोंट यूज इट। टिम्बर एंड फर्नीचर फॉर्मेशन, उसके बनने में इसका काम नहीं। ये एक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि लाइट है, बाहर की तरफ लूजली अरेंज है, तो कैसे होगी, ये एक्टिव फॉर्म में होगी। और अगर एक्टिव फॉर्म में है तो ये वाटर का क्या कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकती है। ठीक है, तो जो भी एक्शन पॉइंट में उधर देख रहा हूं, तो एक्टिव इन नेचर, क्या करेगी, कैन ट्रांसपोर्ट द वाटर, वाटर प्लस में मिनरल्स तो जाएगी जाएगी। जो सैफवुड है उसका एक दूसरा नाम है, दैट इज द एल्बर्नम। सैफवुड आल्सो known as एल्बर्नम, known as the एल्बर्नम। तो ये हो गए सैफवुड के कैरेक्टर, उसके नेचर। इसके जस्ट अपोजिट किस में जाएंगे, आपके हार्डवुड में। ये आउटसाइड था, हार्डवुड कहां पर होगा, इस सेंटर में प्रेजेंट होगा, सेंटर। ये था लाइट कलर का हार्डवुड का सा, डार्क कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर बोलते हैं। लूजली अरेंज, ये कैसा होगा, टाइटली पैक्ड। लो डेंसिटी इसकी, हाई डेंसिटी। इंसेक्ट्स अटैकर्स पा रहे थे, प्रोन टू इंसेक्ट, ये विल नॉट प्रोन टू इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस नेचर का हो गई। आपने देखा होगा कि जो हमारे कुछ पुराने मकान रहते हैं उनमें आयरन की जो पिलर रहते हैं, जो जिसको आप गार्टर बोलते हैं,
उसकी यहाँ पर आपको लकड़ी की गाटर दिखाई देती है छतों में, तो वो भी किसकी बनी हुई है? आपकी हार्डवुड की बनी हुई। इसके अलावा अगर आप कभी घूमने के लिए कुल्लू मनाली की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक टेम्पल है, हिडिंबा टेम्पल, कुल्लू के अंदर, काफ़ी पुराना है, पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है और उसके ऊपर एक भी टर्माइट, एक भी दीमक नहीं लगी हुई। वो पूरा का पूरा किसका बना रखा है? देवदार की लकड़ी का बना रखा है, जो आपकी हैवेस्ट वुड में आती है, जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उसके ऊपर इंसेक्ट भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो कई सौ सालों से एज इट इज खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ड्यूरेबल नेचर का है, तो किसमें यूज करेंगे इसको? टिम्बर के अंदर यूज करेंगे। यूज इन टिम्बर है फॉर यूज। एक्टिव नेचर था, ये कैसे हो जाएगा? टाइटली पैक होने के बाद में इनएक्टिव नेचर का हो जाएगा। ये वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, बट ये सेंटर में टाइटली पैक हो गया है, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया है, सारा का सारा दब गया है, तो क्या ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा? तो हार्डवुड वाटर का ट्रांसपोर्ट, सेंटर था आपका हार्डवुड, तो जो बाहर की तरफ था वो कौन सा था? सेवन। हार्डवुड, इसका सेवुड का दूसरा नाम क्या है? एल्बर्नम। ठीक है, और जो हार्डवुड का जो दूसरा नाम है दैट इज द ड्यूरामेन। हार्डवुड इज नोन एज द ड्यूरामेन एंड द सेवुड इज नोन एज द एल्बर्नम। ये हुआ, तो ये दो टाइप की आपकी वुड बनी, सेवुड एंड द हार्डवुड। अच्छा, मान लो लगातार सेकेंडरी ग्रोथ होने लग रही है, लगातार सेकेंडरी ग्रोथ होती जा रही है, तो किसका साइज बढ़ेगा? हार्डवुड का या सेवुड का? जो सेपवुड है वो बर्न आउट इजीली होती है, फिर टाइम लगेगा बर्निंग, इजीली बर्न आउट हो जाएगी, इजीली। हार्डवुड कैसी है? हार्ड है, तो इजीली बर्न आउट नहीं होगी। ज्यादा ड्यूरेबल कौन सी है? ड्यूरेबल का मतलब चलाओ, जो ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। तो सेपवुड कैसी है? लेस ड्यूरेबल नेचर, लेस ड्यूरेबल नेचर। ड्यूरेबल का मतलब चलाओ कि कितने टाइम तक की चीज चलेगी। हार्डवुड है मोर या फिर हाई ड्यूरेबल नेचर। तीसरी जो लास्ट पॉइंट आती है जो सबसे जरूरी है, दैट इज टाइलोज डिपोजिशन। हार्डवुड में बेटा गम, रेजिन, टैनिन, इनका एक्यूमुलेशन होते हैं। ये चीजें हार्डवुड में जाके डिपोजिट होती है। जो ये सेंट्रल पार्ट है वो आपको जो डार्क ब्राउन कलर दिखाई देता है, वो इन्हीं चीजों की डिपोजिशन की वजह से भी दिखाई देता है। जो टाइलोज है, गम, रेजिन और ये आपका टैनिन, इनके डिपोजिशन की वजह से वो हार्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अगर आपने लकड़ी कटी हुई देखी हो तो बीच में से वो डार्क ब्राउन मिलती है और बाहर से वो लाइट ब्राउन मिलती है। तो जो सेंट्रल डार्क ब्राउन रीजन वो कौन सा आपका? हार्डवुड, और जो बाहर की तरफ लाइट ब्राउन वो कौन सा हो गया आपका? सेपवुड। तो वहां पर एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ गम, रेजिन, टैनिन, नोन एज टाइलोज। क्या बोलते इसको? टाइलोज बोलते। और ये टाइलोज के डिपोजिशन से ही हार्डवुड क्या होती है? इनएक्टिव नेचर की हो जाती है, यानी कि वो कंडक्शन नहीं करती। उसमें जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस नेचर आया है वो भी किसकी वजह से आया है? टाइलोज के डिपोजिशन की वजह से ही आया। और जबकि सेपवुड के अंदर कोई भी डिपोजिशन नहीं है तो वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं होगी और कैसी रहेगी? वो एक्टिव नेचर की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट सेपवुड और हार्डवुड के जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट। मेन एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस नेचर किसकी वजह से आया? टाइलोज के डिपोजिशन की वजह से। कौन सा पार्ट है जो वाटर कंडीशन में करेगा? दैट इज द सेप।
ठीक है। पहले डायग्राम देके क्वेश्चन पूछा जाता था कि बीच में एरो लगाया ए, बाहर की तरफ लगा दिया बी, कौन सी चीज है ये, सेप्ट सेप्ट, हर्ट हर्ट, हर्ट सेप्ट या सेप्ट हर्ट, ऐसे करके पूछा। आजकल इनमें से क्वेश्चन निकालते नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, देखिए हार्टवुड और सेवुड के बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा दैट इज द स्प्रिंगवुड एंड द कॉटन। सीजन के ऊपर भी जो वुड है उसका नेचर चेंज हो। भाई वुड बन किससे रही है, वीसीआर से बनने लग रही है। जो वीसीआर है क्या उसका नेचर थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा, नहीं रहेगा। जिससे हमारा नेचर बदलता है। हमारा नेचर कैसे बदलता है, जैसे मान लो बोला कि कल संडे है ना, आप सैटरडे को जाते हो, बैग को ले जाकर आराम से रख देते हो टेबल पे। अब मंडे को वो बैग ओपन होता है, उससे पहले आप ओपन करके नहीं, आपने आराम किया। अब आप डेली आ रहे हो, किसी भी टीचर ने बोल दिया कि कल का एग्जाम है, आपका टेस्ट होगा, आप पूरे दिन पढ़ने लगे। फिर पता चला कि फाइनल एग्जाम आ रहे हो, आप कुछ दिन पहले ही हार्ड वर्क करने स्टार्ट कर देते। फिर आपको पता चला कि समर वेकेशन है या फिर आपकी विंटर वेकेशन है या फिर से कोरोना आने वाला है, एक महीने की छुट्टी फिर से होने वाली है। अब आप क्या करते हो, बैग को ले जाके टेबल पे नहीं बल्कि छत जो टांट बोलते हैं जिसको, वहां पे ले जाके दूर फेंक देते, क्या तो देर से एक महीने बाद ही बात करते, ऐसे होता ना। तो आप लोगों का नेचर, आप लोगों की एक्टिविटी चेंज होने लगी। टेस्ट हुआ, ज्यादा एफर्ट कर रहे थे, एक दिन की छुट्टी थी, एक दिन आराम किया, एक महीने की छुट्टी हुई है, फुल रेस्ट मोड में चले गए। तो मतलब आपका नेचर चेंज हो रहा है कंडीशन के ऊपर। सेम इट इज, जो प्लांट बेटा आपके टेम्परेट एरिया में रहते हैं, एक्टिविटी ऑफ VCR, that is vascular cambium ring, get vary according to variable change according to external and internal कंडीशन, कि बाहर की और अंदर की कंडीशन कैसी है उसके ऊपर उसकी एक्टिविटी क्या करेगी, डिपेंड। मैं बोलूँ कि जो टेम्परेट एरिया के जो प्लांट है, जो टेम्परेट एरिया में रहते हैं, वहां पर सीजन वेरिएबल होगा या नहीं होगा। आपने अर्थ पढ़ी होगी, सेंट्रल पार्ट इन्होंने था ट्रॉपिक, जहां पे पूरे साल लगभग गर्मी और बारिश रहती है, ट्रॉपिकल रीजन में है ना। इसके दोनों तरफ कौन सा होगा, सब ट्रॉपिक होंगे। सब ट्रॉपिक के ऊपर बेटा कौन सा रीजन मिलेगा आपका, टेम्परेट रीजन मिलेगा। अब टेम्परेट रीजन पे देखो जो सनलाइट है वो फिल्टर्ड होगी, यहाँ पर तो बिल्कुल सीधी आ रही थी, यहाँ पर सनलाइट कैसे हो गई है, फिल्टर्ड हो गई। तो यहाँ पर सीजन क्या होंगे, वेरी करेंगे, सर्दी गर्मी आए। तो जहां पर सीजन चेंज होने लगे तो वहां पर VCR का नेचर भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। तो जो टेम्परेट रीजन के जो प्लांट हैं वहां पर दो टाइप की वुड बनती है एक सीजन। कैसे देखो, ये हमारी VCR, ध्यान देने एक बात, ये हमारी VCR वस्कुलर कैम्बियम। पहला सीजन आया, फर्स्ट सीजन आया, फर्स्ट सीजन या फिर अर्ली सीजन भी बोलते हैं, वो कौन सा बेटा, दैट इज स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत बोल कि तब बारिश काफी ज्यादा हो रही है, पानी काफी ज्यादा है ना भाई, बारिश हो रही है तो पानी ज्यादा है, काफी ज्यादा। और अगर पानी ज्यादा है तो VCR की एक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। अगर पानी ज्यादा है, हमारे पास में कोई बहुत बड़ा टैंकर है और हमें उस टैंकर को खाली करना है, तो हम उसमें कम पाइप डाले या फिर ज्यादा पाइप डाले, खाली ज्यादा डाले। अच्छा पाइप पतले पतले डाले फिर मोटे मोटे डाले, पानी निकालने के लिए भाई जितने ज्यादा पाइप होंगे, जितना उसका साइज बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा पानी नीचे से क्या होगा, अपलिफ्ट होगा, उतना ही ज्यादा पानी। देखिए तो सेम कंडीशन यहाँ पर कि जो पेड़ है उसके पास में पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया, जमीन में बहुत ज्यादा पानी,
अब ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तब डिवीजन करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर बी से आर डिवीजन करने लग रहे हैं, वुड बनने लग रही है, जाइलम बनने लग रहा है। और आपको पता है कि जाइलम के अंदर क्या होती है, वेसल्स। तो बेटा यहाँ पर ये क्या बनी, वुड विद द लार्ज वेसल। ये है लार्ज साइज वेसल। लार्ज साइज, अब पहला सीजन आया था स्प्रिंग सीजन, अर्ली सीजन, या आपका फर्स्ट सीजन बोलते हैं, जिसमें पानी बहुत ज्यादा था, एक्टिविटी बढ़ी, काफी ज्यादा वुड बनेगी, ठीक है। और ये कैसे होगी, लूजली होगी, क्योंकि वेसल्स कैसे बड़ी साइज। अभी अगला सीजन, दूसरा सीजन आ रहा है, कौन सा भाई, दूसरा सीजन आ गया आपका सेकंड सीजन, या फिर जिसको आप लेट सीजन भी बोलते हैं, वो दैट इज ऑटम सीजन, पतझड़ का सीजन, जो सर्दी स्टार्ट होने से। अगर ऑटम पतझड़ है तो पेड़ के पास में पानी ज्यादा है या कम है, कम। अगर वो बड़े बड़े साइज के पाइप बनाए तो क्या पानी इजीली अपलिफ्ट होगी, भाई हमें प्रेशर क्रिएट करना है तो पाइप कैसे होनी चाहिए, छोटे साइज होनी चाहिए। पानी कम बचे तो एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, कम। भाई पानी कम है तो पाइप के नंबर भी कम होने चाहिए। तो इस सीजन में आके, सेकंड सीजन में आके इसकी एक्टिविटी बेटा कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जो वेसल के साइज हो कैसे बेटा, छोटे हैं, और छोटे होने की वजह से वो कैसे होंगे, टाइटली पैक हो गए, और इसकी एक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये बड़े साइज का मिलेगा अर्ली वुड, लेट वुड कैसे मिलेगा, कम। समझ में आ रहा है। तब फेवरेबल सीजन था, खूब आसानी से डिवीजन कर रहा था, बड़े साइज में पैसे ज्यादा था, खूब खर्चा कर रहा था, आराम से खुला खुला घूम रहा। लेकिन जैसे ही पैसे कम हुए तो वो क्या कहते हैं, एडजस्ट करके रहने लगा, छोटा छोटा होकर रहने लगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, जितना पानी कम हो गया इसका डिवीजन रेट कम, वेसल का साइज छोटा। अब ये जो दूसरी वुड बन गई वो कौन सी बन गई आपकी, दैट इज ऑटम वुड। तो जो पहली वुड बनी थी दैट इज द, एक साल में हम सिर्फ दो ही सीजन की बात करेंगे, पहला सीजन स्प्रिंग और दूसरा कौन सा, ऑटम। अगले साल फिर से क्या होगा, नेक्स्ट ईयर फिर से क्या होगा, फिर से कौन सा सीजन लौट के आएगा, स्प्रिंग लौट के आएगा, स्प्रिंग ऑटम स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या आते हैं फिर से यहाँ पर, पैसे फिर से आ गए, फिर से मौज मस्ती स्टार्ट, आराम से घूमने। फिर से पैसे खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया, फिर से डिवीजन रेट क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पर तो ऐसी रिंग बनेगी या नहीं बनेगी, यानी कि एक साल में दो रिंग बनेगी। एक रिंग कैसी, लाइट वुड की, और एक रिंग कैसी बेटा आपकी, डार्क वुड की। फिर अगली रिंग कैसी आपकी, लाइट, और फिर उसके बाद में कौन सी आपकी, डार्क। तो एक साल में कितनी रिंग बनेगी, दो बनेगी, दो रिंग बनेगी, एक स्प्रिंग और एक ऑटम। तो जो स्प्रिंग सीजन में बनी है दैट इज द अर्ली वुड या फिर स्प्रिंग वुड उसको बोलते हैं, और जो आपका ऑटम में बनी है दैट इज द लेट वुड या फिर आपका ऑटम। तो ये आपका कहलाएगा आपका लेट वुड या फिर आपका ऑटम, ठीक है। और ये वाली जो आपकी अर्ली वुड या फिर आपकी स्प्रिंग वुड करेगी। एक साल में कितनी रिंग बनी है, दो, एक स्प्रिंग और एक ऑटम। और दोनों को अगर एक साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगी आपकी, एनुअल रिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एनुअल। एनुअल का मतलब ईयर। आपका हुआ SA1, SA1 का एग्जाम हुआ, SA2 का हुआ, एनुअल एग्जाम कितनी बार होगा, एक बार ही होगा। तो दोनों आपका
If a plant have the 100 annual ring, then what is its age? अगर किसी प्लांट का टीएस ले और उसमें 100 एनुअल रिंग है तो उसकी एज कितनी है? एनुअल रिंग बोलो। एनुअल रिंग भाई जितनी एनुअल रिंग होगी उतनी क्या होगी उसकी एज। एक साल में एक एनुअल रिंग बनी है, एक साल में एक एनुअल रिंग बनी है तो 100 में कितनी बनेगी? 100। तो एज कितना होगी? मैं बोलूँगी अगर इफ ए प्लांट है टोटल 100 रिंग, मैंने बोल देगा टोटल 100 रिंग है, अभी उसकी एज बताओ तो 2 से डिवाइड कर देंगे। एक साल में 2 बनी थी तो 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50, इतनी एज आ गई। तो हम रिंग की सहायता से, एनुअल रिंग की सहायता से प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं। एंड स्टडी ऑफ प्लांट एज बाय द हेल्प ऑफ द एनुअल रिंग दैट इज नोन एज द डेंड्रोक्राइनोलॉजी। डेंड्रोक्राइनोलॉजी study of plant age with the help of the annual ring known as the dendrochronology.